बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ये हमारा सफलता सीरीज का अगला पार्ट है और ये पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम आपको बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देख क्वेश्चन ये दिया है, एक संख्या है 7 से गुणा करने पर उसके प्रत्येक अंक 3 आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक संख्या को संख्या 7 से गुणा करने पर उसके प्रत्येक अंक 3 आते हैं, तो पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है या 7 पे पूछा जाएगा या 13 पे पूछा जाएगा, इन्हीं दोनों पे मैक्सिमम पूछा जाता है। और ये है प्रत्येक अंक 3 आते हैं। तो जब प्रत्येक अंक 3 बोल रहा है तो आप कोई भी संख्या बोलेगा तो उसको 6 बार लिखिएगा। कितनी बार? 6 बार। हम 6 बार लिख देंगे और उसमें किससे भाग दे देंगे? 7 से। 7 से भाग देंगे तो हमको ये निकल के आ जाएगा न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो 7 से भाग दो, 7 चौक क्या हो जाएगा? 28। क्या बचेगा? 5। 53 हो जाएगा। 7 सत्ते 49। फिर क्या बचेगा? 4। फिर 7 छक 42 करेंगे। फिर 7 के 7 करेंगे। फिर 7 9 क्या करेंगे? 63। ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? 47,619। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, यदि 1000 और 10,000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए तो यह कह रहा है कि जो परिणाम प्राप्त होगा वह परिणाम किस संख्या से हमेशा डिवाइड होगा। आप ऐसे देख लो, मैं बोल दूं मेरे पास 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की, इसके अंकों का योग कह रहा, मान लो कोई भी पूर्णांक होगा उसके अंकों का योग इसी में से घटा दो तो क्या आएगा? 9। यानी कोई भी संख्या रहे हमेशा, जैसे मैं बोल दूं 111 है, इसके अंकों का योग क्या होगा? 3। 3 इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा? 100 क्या बचेगा? 8। ये किससे डिवाइड होगा? 9 से। कोई भी संख्या है, पूर्णांक है, अगर उसके अंकों का योग उस संख्या से आप निकाल दे रहे हो तो क्या किससे डिवाइड होगा? वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? ये 9 से डिवाइड होगा। और ये आया आपका एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। समझ गए हो? ये अगला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, एक 99 अंकों वाली संख्या में अंतिम दोनों अंक 2 हैं। इसमें ये दिया है, ये जो पॉइंट दिया है यहाँ पे अंतिम दोनों अंक, सॉरी कहाँ पे दिया? अंतिम दोनों अंक 2 हैं। ये अंतिम दोनों अंक 2 हैं और ये कह रहा है कि यह 11 द्वारा विभाजित है, तदनुसार उसके बीच के अंक क्या हैं। बात समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। मान लेते हैं कि उसके अंतिम दोनों अंक का मतलब प्रथम अंक और अंतिम अंक, ये कह रहा है इसके अंतिम दोनों अंक यही हैं और इसमें बीच में कोई संख्या कितनी बार लिखी गई है? 99 अंकों की है, यानी 2 ये है, 2 अंक ये हो गए और यहाँ 97 बार लिखा गया होगा। अब ये कह रहा है कि अगर संख्या 11 से विभाजित है तो इसमें से कौन सा अंक हो सकता है। अब एक चीज़ आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई संख्या 11 से विभाजित होती है, जैसे मैं बोल दूँ 121 11 से विभाजित है, तो यानी इसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप बताओ यहाँ विषम स्थान क्या हो जाएंगे? ये 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यानी क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे कितना 4 कोई भी संख्या लिख लूँ, 4 5 6 कुछ भी लिख लूँगा, लेकिन इसके प्रथम 2 और ये अंतिम 2, इनका योगफल क्या आएगा? 4। यही बताता है कि बीच में कौन से अंक रखे जाएंगे? 4। क्योंकि यहाँ पे देखो जब 4 रखोगे तभी इन दोनों का योगफल 4 होगा और 4 से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो यानी बीच में कौन सा अंक रखा गया होगा? 4। अगर यहाँ बोल देता 3 है और यहाँ पे 3 है तो आप क्या रखते बीच में? तब फिर हमें 6 रखना पड़ता, क्योंकि जब हम 6 रखेंगे तभी इन दोनों का योगफल और इन दोनों के योगफल का क्या होगा? डिफरेंट जगह जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका, ये भी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको ऐसे ही लगाना। ये सवाल हमेशा आता है, इस टाइप के सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हाँ ये है, 10 अंकों की एक संख्या है 13 30 x 55 8 y 2 88 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। x प्लस वाई का मान क्या होगा? जब भी आपको x प्लस वाई का मान बताना है तो आप कैसे बताओगे? और ये संख्या कह रहा है 88 से अगर विभाजित है तो सबसे पहले दी गई संख्या को 2 को प्राइम नंबर में डिवाइड कर लो। तो ये 1 11 और गुणे 8, 11 गुणे 8 मतलब क्या बनेगा? ये 88 बनेगा। देखिए हम क्या करते हैं कि
8 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम है कि उसके अंतिम 3 अंक, ये अंतिम 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए। अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। अंतिम जो 3 अंक हैं ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। आप ये बताओ, इसमें 8 से भाग दोगे तो 8 एक के 8, 8 से कट जाएगा। यहाँ पे 8 से डिवाइड होने के लिए तो क्या होना चाहिए? 72 होना चाहिए। यानी y का मान क्या आएगा यहाँ पे? 7। तो y का मान 7 आ गया। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर करते हैं। देखो 3 एक 4, 4 और 5 9, और 9 7 क्या हो जाएगा? 16, और प्लस बीच में यक्स भी है। 16 प्लस क्या हो जाएगा? ये यक्स। इसका और इन दोनों का डिफरेंट है। विषम स्थानों के अंकों के 3 0 5 8 8 8 16, 16 तो क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट 0 होना चाहिए। 11 से डिविजिबिलिटी का सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। तो यहाँ पे यक्स का मान क्या रखेंगे? हम 2 रखेंगे। समझ गए होंगे, ये बहुत आसान नियम होता है 11 से डिविजिबिलिटी का। तो अगर यक्स के स्थान पे आप 2 रख दोगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 2। और हमसे पूछा क्या है? यक्स प्लस वाई का मान, यक्स प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा? 9। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 2 अभाज्य संख्याओं x और y, यहाँ पे x बड़ा है y से, के एलसीएम दिया है हमारा 553 है। तो 4y माइनस x का मान क्या होगा? ये पूछ रहा है। देखिए जब भी ऐसे सवाल बने, अगर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर कोई अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उन दोनों का गुणनफल। एलसीएम हमारा क्या होता है? 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, वही हमारा क्या होता है? एलसीएम कहलाता है। चाहे एचसीएफ पूछे तब भी वही होता है। एचसीएफ 2 अभाज्य संख्याओं का एक होगा। एलसीएम क्या होगा? 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके 2 गुणनखंड कौन से बनेंगे। 7 बनेगा, 7 7 49, और 6 7 9 63, यानी क्या बनेगा? 7 और 79। और ये कह रहा है यक्स बड़ा है वाई से, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा? 79, और वाई का मान क्या आ जाएगा? 7। इन दोनों का डिफरेंट पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया शायद। आप लगाइएगा ऐसे, हम बता देते हैं, ऐसे ही लगाना है। जब भी ऐसे सवाल है, 2 अभाज्य संख्याओं का यक्स, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दिया हमारा कितना है? 53। यक्स बड़ा है वाई से, और ये कह रहा है कि 4y माइनस एक्स का मान बताओ। तो ऐसे ही लगाइएगा इस सवाल को, वैल्यू रख के पुट करके लगा लेना आप। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये सवाल है, ये बेहतरीन क्वेश्चन, ये हमेशा आता रहता है, किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा मिलेगा आपको। 2 संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल दिया। ये मासा और लासा का योगफल कितना दिया है? मासा और लासा का जो योगफल दिया है ये कितना दिया है? ये 680 पूछ रहा है। उनका लासा और उनका लासा मासा का 84 गुना है। ये मेन पॉइंट है। ये इनका जो लासा दिया ये मासा का कितना गुना दिया है? 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या, यहाँ पे आप जब पढ़ोगे एलसीएम एचसीएफ तो वहाँ ये पता होगा, एक पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे क्या होता है? मासा होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम इसे रेशियो से लगा देते हैं, कुछ नहीं। लासा मासा का 84 गुना है। अगर आप बताओ हम एचसीएफ क्या मान लेते हैं? एचसीएफ अगर हम 1 मान लें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? इसका 84 गुना, मतलब क्या हो जाएगा? ये 84 हो जाएगा। ये कह रहा है इन दोनों का रेशियो जो ये बनेगा, तो 84 क्या हो जाएगा? ये 85। यानी इनका जो योगफल है, लासा और मासा का योगफल क्या है? 680 है। तो 17 5 85, 17 चौके 68, 1 बराबर क्या आ जाएगा? 8। अगर हम आपसे पूछें हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो 8 के क्या बताओगे आप? 8। अच्छा एलसीएम क्या होगा? तो आप गुणा मत करो ऐसे, 84 गुणे क्या कर दो आप? 8। ये हमारा एलसीएम होगा। बात समझ गए हो? ये हम ये कह रहे हैं कि 84 गुना होने का मतलब अगर हम इसे 1 रखेंगे तो ये हमारा 84 हो जाएगा। इन दोनों का योगफल ही दिया है कितना? 680। तो योगफल इतने के बराबर कर लेते हैं, 1 बराबर 8 आ गया। एचसीएफ हमारा 8 आया है और एलसीएम हमारा कितना आ गया? इतना आ गया। अब आपको दिया दूसरी संख्या बतानी है। प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है।
HCF होता है, एलसीएम गुणे HCF। हमें पहली संख्या पता है कितना है 56, दूसरी संख्या बतानी है बराबर लासा कितना हमारा 84 गुणे 8, मासा भी कितना 8। देखो कैंसिल आउट कर दो, 8 से काटोगे 8 सत्ते 56, 7 से काटोगे तो 12 सत्ते 84, दूसरी संख्या 12 8 क्या आ जाएगा, ये 96 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 96। लगाना ऐसे, जब भी रेशियो का ये इसका सवाल है तो उसे रेशियो में बदल लेना, रेशियो में बदल के आप आराम से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। ये भी देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही क्वेश्चन है, और ये भी आप देख भी रहे होंगे किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा आते हैं ये। तो जो भी सवाल आप लगाइए, ऐसे सवालों को तो आपको जरूर आना चाहिए। ये सवाल हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं। दिया, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3, 5 प्राप्त होते हैं। जब इस संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो, सॉरी ये क्षेत्रफल नहीं, ये शेषफल है, ये शेषफल है, शेषफल ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को लगाने का बेहतरीन तरीका हम बताते हैं। ये 3 दिया है, ये 4 दिया और ये 7 दिया है। 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारे ये प्राप्त होते हैं 5, 3 और 2। देखो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते, छोटी से छोटी संख्या बताओ, कोई भी संख्या निकाल लेते हैं, चाहे एक संख्या, बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो एक संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से लिखो 7 गुणे 1, शेषफल क्या बच रहा है 5, तो क्या हो जाएगा 7 1 के 7 5 12। अब जो ये हमारा 12 आया है, अब हम क्या करेंगे 12 और गुणे 4 कर लेंगे, 12 गुणे 4 प्लस जो शेषफल आएगा क्या करोगे आप 3 आया है तो 3 जोड़ देंगे, तो 12 चौक 48, 3 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब जो हमारा फिर शेषफल आ 51 गुणे 3 कर लेना आप, 51 गुणे 3 और प्लस क्या कर देना आप 2, तो ये हो जाएगा 153 और प्लस 2 कितना आ जाएगा ये 155। यही संख्या। अच्छा अगर हम बड़ी संख्या लेना चाहे तो यहाँ पे मान रखना पड़ेगा 2 3 4 5, जितनी बड़ी संख्या लेना चाहो ले सकते हो आप। तो ये आ गया हमारा 155। इसी में कह रहा है कि अगर हम किससे भाग दें 42 से, 42 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, यही पूछ रहा है। देखो 4 बार करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 3 बार कर दो, 3 बार जाएगा तो कितना 2 3 6 और 4 3 12, कितना हो जाएगा 126। 126 का मतलब क्या आ जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 29 बचेगा। सवाल को ऐसे लगाना, मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। पहले हम 7 को लेते हैं, 7 गुणे 1 प्लस 5 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। अब 12 के साथ किसका 12 चौक 48 प्लस 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 51। अब 51 को क्या करेंगे 51 गुणे 3 प्लस 51 गुणे 3 प्लस 2 करेंगे, जो शेषफल दिया वही आप जोड़ते रहो। आंसर छोटी से छोटी संख्या ये आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछता तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, पूछा जाता है ऐसे कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, यदि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड सो प्लस में दिया है 10 की पावर 3, ये वैल्यू, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ये वैल्यू जो हमको दिया है, ये क्या दिया है, ये 3025 दिया है। हमसे पूछ रहा है इसका मान, इसका मान पूछ रहा है। आप बताओ इसका मान कैसे बताओगे। जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले ये देख लेना ये इसका कितना गुना है। आप बताओगे 8 गुना है। कितना गुना, ऐसे यहाँ पे देखो आप, अगर 2 की पावर 3 कॉमन लोगे तो यहाँ 1 की पावर 3 बचेगा, फिर यहाँ 2 की पावर 3, फिर यहाँ 10 की पावर 3, ऐसे बचेगा। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 3 का मान क्या हो जाता है, बताओगे 8 हो जाएगा। और 8 और इसका मान क्या दिया है 30 25, गुणा कर दो 8 5 40, 8 2 16 4 20, 2 और 8 3 24 4, सॉरी 8 3 24 ही होगा, तो 24,200। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि ये सवाल समझ गए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, यही देखिए ये इसका कितना गुना है, या कॉमन लेने पे ये सवाल बन जाएगा। यहाँ से 2 की घात 3 कॉमन लेंगे तो यही बनेगा, और इसका वैल्यू पहले से दिया है इतना, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8। 8 से हम क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। हाँ ये सवाल, ये भी बेहतरीन सवाल है,
ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत, ये मेंस में आया है, आप मानोगे नहीं, सीजीएल मेंस का सवाल है और कुछ भी नहीं है इसमें। आप देखो दिया है, निम्न में से कौन सी प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग का गुणज है। आप जब भी ऐसे सवाल मिले योग का गुणज है तो यानी आपको ये पता है, अगर 25 संख्या 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, 25 संख्याओं को अगर आप जोड़ो तो योगफल हम कैसे निकालते हैं, मैंने पहले बताया है। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के आधा करते हैं तो 26/2 क्या आ जाएगा हमारा 13। ऑप्शन देख लीजिएगा, 13 मैच कर रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 सही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे मान लो अगर 45 आ गया होता या 40 आ गया होता तो देखते 8 और 5 होता है। तो ऐसे सवाल लगते हैं, मतलब इसमें क्या देखोगे आप, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या जोड़ के आप आधा करना और वही जो संख्या होगी वही उसी से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। योगफल तो आप ऐसे ही निकालते हो ना, ऐसे ही तो निकलता है योगफल। ये सवाल हो गया है, ये सवाल दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल, ये सवाल अभी इसके पहले ही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650, यहाँ पे आप ध्यान देना, कोई धनराशि है पहले वर्ष के अंत में, अरे फिर से शुरू करो। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये दिया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 है और दूसरे वर्ष के अंत में कितना 676 है। यहाँ से मैंने ये बोला कि दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एक आपसे दर पूछेगा और उसके बाद क्या है, ये धनराशि है। देखिए जब भी ऐसे सवाल है तो आप कैसे बताओगे, मैं ये कह रहा हूँ 650 रुपये मान लो कोई है वर्ष के अंत में 650, यानी एक वर्ष का ब्याज इसमें ऐड है और दूसरे वर्ष क्या हो गया, ये 676 हो गया। हम ये कहेंगे अब 650 पे ही ब्याज मिला होगा, हमें इस पे भी ब्याज मिला होगा। 650 तो मूलधन पे मिलता ही मिलता और ये 676 यानी कितना इससे एक्स्ट्रा मिला है, आप बताओगे 26 एक्स्ट्रा मिला है। कितने पे, 650 पे। तो दर यहाँ से कितना जाएगा, 13 दूनी 26, 13 × 5 = 65, 50 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा ये 25। अगर हम आपसे पूछेंगे दर कितना % होगा तो क्या बताओगे आप, 4%। यानी अगर हम आपसे पूछ रहे हैं दर क्या होगा तो क्या बताओगे आप, दर 4%। लेकिन हमें दर नहीं बताना, हमको ये बताना है कि वह राशि क्या है। राशि देखो, जब भी किसी इसमें एक मतलब हमें 4% इसमें ऐड है, 4% अगर ऐड है, 4% का मान 1/25 है तो इसमें से क्या निकालेंगे हम, 1/26 निकाल देंगे। 1/26 क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 × 5 = 65, 50 यानी 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 25। अब 650 में से 25 हम लेस कर देते हैं, 650 में से 25 लेस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 625। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही होगा, 625 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे आप, देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका होता है, तरीका ये है कि क्वेश्चन क्या दिया पहले देख लो क्वेश्चन। जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, जब x को इन संख्याओं में जोड़ा जाता है, संख्याएं कौन कौन सी दिया है, x को इसमें और इसमें जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। और ये जो संख्या जब समानुपात में हो जाती है तो ये कह रहा इतने और इतने के बीच का मध्यानुपात बताना है। तो सबसे पहले तो मध्यानुपात भी पता होना चाहिए क्या होता है, और इसके बाद आपको इसमें क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाए। इस टाइप के सवाल लगाने के लिए मैंने एक तरीका बता के रखा है, ये होता है बाहर की संख्याओं का गुणनफल और अंदर की संख्याओं के गुणनफल का अंतर करते हैं। तो बाहर की संख्याओं का गुणनफल करोगे क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 3 क्या हो जाएगा 27, यानी 700 क्या हो जाएगा ये 279। इन दोनों का डिफरेंट करोगे, 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30, 30 × 1 = 31 और बटे में इन दोनों का योगफल 40 और बाहर की संख्याओं का योगफल अंदर की संख्याओं का योगफल 6 और 2 1 क्या हो जाएगा ये 3 यानी 36। इन दोनों, अब आप ये बताओ डिफरेंट करेंगे, इसमें से 315 में से ये घटा दो आप, 315 में से 279 घटा दो आप,
यानी 15 में से घटाओगे ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में से 7 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 36 बटे क्या आ जाएगा, ये 4। 36 बटे 4 का मतलब क्या आ जाएगा, ये 9। यानी वो संख्या क्या है, 9। मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, वो संख्या 9 है। 9 अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ोगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये समानुपात में आएंगी। संख्याएं अगर ये समानुपात में आ जाएंगी तो क्या करोगे आप, ये कह रहा अब यक्स का मान हमें पता हो गया, वो यक्स बराबर क्या आ गया हमारा, ये 9 आ गया। अब हमसे ये कह रहा है अगर यक्स बराबर 9 आ गया तो यहाँ पे मान रखो 9 त्रिक 27 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 25। और 9 यहाँ पे रखोगे, 9 पचे 45 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये 49। कह रहा है इसका मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात निकालने के लिए मैंने बताया मध्य में यक्स को रखते हैं, ऐसे कर लेते हैं और ये हो जाएगा 25 बटा यक्स और बराबर यक्स बटे 49। यानी यक्स स्क्वायर बराबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो अंडर रूट में स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 25 और गुणे 49। तो यहाँ से 5 बाहर होगा और यहाँ से 7, 7 पचे क्या आ जाएगा हमारा 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 35। एक बार आप पुनः देख लो, मैंने ये कहा ये बड़ा सवाल है, थोड़ा सा 2 स्टेप पे लगेगा। इसको अगर लगाना तो आप ऐसे लगा सकते हो मुझे बानी, यहाँ से यक्स का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मैंने ये बोला बाहर की संख्याओं का योगफल और अंदर की संख्याओं के योगफल का हमने अंतर किया। बाहर की संख्याओं का और योगफल का अंदर की संख्याओं के गुणनफल का अंतर किया, कितना आ गया 36। और बट्टे में बाहर की संख्याओं का योगफल और अंदर की संख्याओं के योगफल का अंतर किया तो हमारा क्या आ गया 4। तो ये यक्स का मान आया हमारा 9, यक्स का मान हमने यहाँ पे रखा 25 आ गया और ये 49 आ गया। मध्यानुपात निकालने के लिए अंडर रूट में करके आप निकाल सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है, नमन जो है 4/5 समय में आधा काम कर पाता है यदि एक साथ काम करे तो, ये दिया है नमन गगन के तुलना में 4/5 समय में आधा काम कर पाता है यदि एक साथ काम करे तो कार्य 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। ये कह रहा है कि तो उस कार्य को गगन अगर अकेले करे तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। देखो आप, हम मान लेते हैं ये n हो जाए और ये g हो जाए। ये कह रहा है नमन जो है इसकी तुलना में अगर ये 5 समय लेता तो कितना समय ले रहा है, 4 समय लेता है और उतने समय में ये आधा कार्य कर पाता। अगर ये 2 कार्य कर रहा है यानी 2 खिलौने बना रहा तो ये 1 खिलौने बनाएगा। अब आप देख लीजिए, ये इनके टाइम है, ये टाइम है, ये इनका वर्क है, ये क्या है, ये वर्क है। क्षमता आप ऐसे नहीं निकालोगे। क्षमता कैसे किसी का निकालते हैं, क्षमता ऐसे निकालते हैं जब एक समय बराबर है, दोनों का समय निश्चित रहे तभी आप, यानी मैं बोलूं 2 लोगों में अगर आपको बताऊं किसकी क्षमता ज़्यादा होगी, दोनों को एक निश्चित समय दोगे, समय बराबर रहेगा, उस बराबर समय में जो जितना काम कर पाएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता। जैसे ये 5 घंटे में 2 खिलौने बनाता तो ये 4 घंटे में 1 खिलौने बनाता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 से इस सब में गुणा कर देते हैं, 5 1 के 5 और 5 चौक क्या हो जाएगा, ये 20, यानी ये 20 हो जाएगा। अब 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। अगर यानी 20 घंटे में ये 5 खिलौना बनाएगा और ये 20 घंटे में ये 8 खिलौना बनाएगा। यानी जो इनकी क्षमता हो गई है, क्षमता क्या हो गई, इसकी क्षमता 5 हो गई और इसकी क्षमता 8 हो गई। अब ये कह रहा है अगर दोनों लोग मिल जाए तो 8 5 13, 1 घंटे में 13 खिलौने बनाएंगे। दिन दिया है तो दिन में कर लो, तो 16 दिन में कितना बनाएंगे, 16 गुणे 13, यानी ये इनकी कुल क्या हो जाएगी, इनका आ जाएगा पूरा टोटल वर्क। अब ये कह रहा है कि अगर गगन को इस कार्य को करना रहे तो उसकी क्षमता कितनी है, 1 दिन में या 1 घंटे में कितने खिलौने बनाता है, 8। तो 8 से आप भाग दे देना, 8 1 के 8 दूनी 16, यानी 13 दूनी क्या हो जाएगा 26। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप समय बराबर कर लो, समय बराबर करोगे तो क्या निकल के आएगा, क्षमता निकल के आएगा। क्षमता से आप सवाल लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दिया है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 99वीं पारी का औसत 99 है और वह अपनी 100वीं पारी में कितना अधिक रन बनाए जिससे कि 100वीं पारी का औसत 100 हो जाए। यहाँ एक कॉन्सेप्ट औसत का होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अब जैसे अगर मैं 100वीं पारी खेल रहा हूँ, मेरा औसत 100 रखना है,
तो 100वीं पारी में तो 100 तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, 100 रन तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, तब मेरा औसत 100 रहेगा। लेकिन पिछले 99 पारियों में उसने कितने रन बनाए, कितना औसत उसका 99 है। इसको भी 1 रन और बढ़ाना, यानी इसका औसत क्या करना है, 100 करना है। तो ये बताओ 99 पारियों का औसत 100 रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका 99 पारियों में 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी 99 बार अगर 1 रन और बनाया होता, यानी 99 रन और बनाता, तो क्या हो जाता है, ये 199। यानी 100वीं पारी में उसे 199 रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाके उसकी 100 पारियों का औसत क्या होगा, 100 होगा। और इसमें ऑप्शन दूसरे सवाल का दिया है, तो यहाँ पे आप लिख लेना है 199 होगा। क्या आंसर होगा आपका, 199 होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ। मैं सारे सवाल एग्जाम के ही करवा रहा हूँ। ये सारे सवाल देखिए यहाँ पे दिया है, SSC, CHSL, LDC, DO, यानी सब में, यानी 4 बार ये आया है। मतलब हर साल ये सवाल किसी एग्जाम में आता ही आता है, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है। देखो क्या दिया है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है। पहले ये समझ लो, ये कह रहा है कि कमी होती है, यानी पहले जितने लोग थे मजदूर 15 थे, अब इसको कम करके कितना कर दिया गया, 11 कर दिया गया, यही कमी कह रहा है। यानी पहले मजदूरों की संख्या कितनी थी, 15, अब घटा के कितना रख दिया गया है, ये 11 कर दिया गया है। इसके बाद ये कह रहा है, अच्छा ये बताओ, अगर मजदूर कम हो गए हैं और तथा मजदूरों की मजदूरी 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी पहले 15 मजदूर थे तो प्रत्येक मजदूर को 22 रुपये दे रहा था, अब अगर मजदूर घट गए हैं तो सबको कितने, 25 दे रहा है। अब ये कह रहा है किस अनुपात में, मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई। आप बताओ, पहले मजदूरी कितनी थी इनकी, 15 गुणे 22 और अनुपात 11 गुणे 25। अब ये इनकी मजदूरी हो गई, यही पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। अब तो कहीं कटेगा ना, 22 तिहाई 66, सॉरी 11 से भी कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 तिहाई क्या हो जाएगा, ये 6 और ये क्या आ जाएगा 5, यानी 6:5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल है, देखिए रटना नहीं है। गुणा क्यों करना है, क्योंकि पहले 15 मजदूर थे, अब हो गए 11। पहले मजदूरी 22 एक व्यक्ति को मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है, 25। किस अनुपात में कमी हुआ है, तो आप समझ जाओगे 6:5 के अनुपात में कमी हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है, सॉरी 575 रुपये में काम करने के लिए रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 कार्य पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ऐसे हम धन का बंटवारा जो है क्षमता के आधार पर करते हैं, लेकिन यहाँ पे काम दिया है, तो हम यहाँ पे, जैसे मैं बात समझिए आप, ये दिया है ए और सी मिलकर 19/23 खिलौना बनाए हैं। बात समझ लो, ए और सी मिलकर कितने खिलौने बनाए हैं, 19/23। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल खिलौने 23 होते तो ए और सी कितना बना देते, 19। ए और सी कितने खिलौने बना देते, 19। बाकी अगर 23 खिलौने में अगर पूछा जाता बी ने कितना बनाया होगा, तो क्या बताते आप, 4 खिलौने। बी कितने खिलौने बनाया होगा, 4 खिलौने। अब ये कह रहा है, अब ये बताओ, अगर टोटल 23 खिलौने हैं, टोटल कितने रुपए मिले हैं, तो 23 बराबर क्या हो जाएगा, 575, यही हो जाएगा, 23 बराबर 575। तो हम 23 दूना 46, 11 57 115, 23 25 115, यानी क्या आ जाता हमारा, 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, 25। हमसे कह रहा है बी को कितने राशि मिलेंगे, अगर उसने 4 ही खिलौने बनाए हैं तो 25 चौके क्या हो जाएगा, 100। एक खिलौने पे 25 रुपये, तो 4 खिलौने पे 25 चौके 100 रुपये। कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन ये है, मान लिया जाए यन वह अधिकतम संख्या है जिसे 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेषफल बचता है, बराबर शेष बचता है, बराबर यहाँ पे शेष बचता है। तो यन के संख्या के अंकों का योग क्या होगा।
हमसे ये कह रहा है n कोई अधिकतम संख्या है, अगर हम इसमें भाग दें तो शेषफल एक समान बचता है। तो वही कह रहा है n के अंकों का योगफल क्या होगा। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1305 है और ये दिया है 4665 और ये दिया है 6905। इन दोनों का हम डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट क्या आ जाएगा, 3360 आएगा। इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 2240 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 1120 आएगा। यही कह रहा है कि ये जो आ रहा है ये हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका है, ऐसे निकाला जाता है ये। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इनके अंकों का योगफल क्या होगा, 1 + 1 + 2 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 5664 रुपये के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा। ये कह रहा है कि हमारे पास एक राशि है और वो राशि कितना है, 5664। इस पे वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना परसेंट है, 12%। साधारण ब्याज की दर 12% है और इसे वार्षिक किस्तों में अदा करना है। अब आप समझ लीजिए, मैंने ये बताया जब भी ऐसे सवाल है, इससे पहले भी एक बार ये सवाल आया हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ 100 रुपये का किस्त बना लेना, 100 रुपये का किस्त बना लेना। देखो, जब आप लास्ट में पैसे जमा करोगे ना तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, यानी ये आपका 100 रुपये रहेगा। यानी इस पे कितने बार का जमा करना पड़ेगा, आप बताओ। यहाँ से अगर जमा किए होंगे तब को यहाँ पे 1 साल का, तो यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 12% है तो 112। यहाँ पे 2 साल का, तो इस पे यानी 124। यहाँ पे कितने साल का, 3 साल का, तो यानी 136 हो जाएगा। इसे आप जोड़ लो, 1 2 3 400, 36 क्या हो जाएगा, 72। यानी 400 क्या आ जाएगा, ये 472। देखो, अगर हमें 472 रुपये जमा करना होता और ब्याज की दर 12% होता तो हम किस्त क्या बनाते, 100 का बनाते। तो हमारा किस्त कितने का रहता, 100 का। 1 रुपये का कितना हो जाता, तो 100 बटे क्या बताते हैं आप, 472। और कितने रुपए का है, 5664 रुपये का है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 12 से कट जाएगा, ये 3 से काटते, 8 से काट देते हैं। 8 पंचे 40 और 8 9 72। 8 से काटेंगे, 8 7 56, 0 8 अट्ठाई 64। ये कटेगा, 12 9 108, 12 पंचे 60 17, 12 से ये कट जाएगा, तो यानी ये कट जाएगा, ये 12 आ जाएगा। इससे अगर हम काटेंगे 12 बार जाएगा, तो और 12 × 100 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1200। तो हमारे पास जो ब्याज आएगा, सॉरी, जो हम किस्त बनाएंगे कितने रुपए का बनाएंगे, 1200 रुपये का। और एक सवाल शायद कोई छूटा है, देख लेते हैं। सवाल ये हमारा, ये सवाल हो गया क्या एक बार, हाँ ये सवाल हो गया है, ये सवाल हो गया है। सवाल ये है, हाँ ये सवाल है, ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेले इस कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। वह एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है और सी अंतिम और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं ए, बी और सी। ए अगर करे तो 14 दिन में कर रहा है, बी 28 दिन में और सी 56 दिन में। ए कर रहा है 14 दिन लगा रहा है, बी कर रहा है तो 28 दिन और सी कर रहा है तो 56 दिन। अच्छा, अगर हम पूछे क्षमता सबसे कम किसकी होगी, यानी जिसकी क्षमता कम होगी ज़्यादा दिन लगाएगा, यानी सबसे कम क्षमता सी की होगी। अगर ये बताओ, मान लेते हैं कुल मिला के 56 खिलौने हैं, तो ये 14 दिन में किया होगा तो 1 दिन में 4 खिलौने बनाएगा, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, 1 आएगी। यानी बी 1 दिन में 2 खिलौने बनाएगा, तभी जाके 28 दिन में। अब हमसे ये कह रहा है कुल वर्क कितना है, 56 वर्क है। देखो, अगर बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं किया, अच्छा बी अगर अंतिम 2 दिन कार्य किया होता तो कितने खिलौने और बढ़ा दिया होता, 4, तो हम इसमें 4 ऐड कर देते हैं।
और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं किया। अगर ए ने भी अंतिम 3 दिन कार्य किया होता तो कितने खिलौने और बना देता? 4 3 क्या हो जाता? 12 खिलौने और बना देता। अब कुछ नहीं करना, इन सब की क्षमताओं से भाग दे दो। अगर सब लोग मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो 4 दूना 6 7, यानी ये आ जाएगा हमारा 72/7। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। और इससे आगे कुछ दिया नहीं है। तो इस टाइप के सवाल जब भी आए तो आपको ऐसे ही लगाना है। और मुझे लग रहा है और कोई सवाल नहीं बचा इसमें। तो ये सारे सवाल थे आपके। देखो जो मैं बता रहा हूँ, ये जो सारे सवाल हमारे, ये सारे सवाल मैं एग्जाम से लेकर आता हूँ। ये सारे सवाल एग्जाम के ही सवाल है। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ जो आपको फालतू में लगे यहाँ पे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।